ओके, तो निकाल लीजिए आपके डाउट्स जितने भी है। पहले अपन मॉड्यूल के डाउट डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं भी मॉड्यूल ओपन कर लेता हूँ मेरे पास, आप आपके पास ओपन कर लीजिए राउंड व्यू वाला। जस्ट अ सेकेंड। कहाँ गया मेरा? चलिए। तो साउंड वेव के पहले तो BB1 BB2 में कोई डाउट है तो बता दो। साउंड वेव का BB1 BB2 BB3 ये 3 होमवर्क में थे आपके लिए। BB1 BB2 और BB3। ठीक है, तो बताते जाओ जो भी डाउट्स है। BB1 तो वैसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था अपन ने। अगर और भी कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क। बोलिए, इज देयर एनी डाउट इन BB1? BB1 में नहीं है तो सीधा BB2 पे आ जाते हैं। BB2 में कोई डाउट हो तो भेजिए। क्या कोई डाउट है BB2 में? नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं BB3 में। बताइए फिर BB3। बताइए BB3 में कोई डाउट? देवेश का है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। BB3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Equation of a longitudinal standing wave due to superposition of progressive wave produced by two sources of sound. Longitudinal wave equation दे दी है, sound standing wave की equation दी है। Whereas its displacement from mean position measured in mm, x is in meter, t is in second. Specific gravity of the medium is 10⁻³ स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कि मीडियम की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी। वाटर की रिलेटिव डेंसिटी मीडियम की दी है। फाइंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव्स। वेवलेंथ बतानी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है उसमें देखिए साइन के साथ लिखा है 10πx, एक्स के साथ लिखा होता है के। यहाँ पे लिखा है 10π, मतलब के मिल गया हमें। के की वैल्यू हमें मिल गई। के की वैल्यू कितनी है? 10π। के क्या होता है? 2π/λ। तो यहाँ से लैम्डा आ गया। फिर साइन 100πt लिखा है, तो जो 100π ये होना चाहिए, ये ओमेगा होना चाहिए। तो ओमेगा होता है 2πf, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, है ना। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो मिल गई। वेलोसिटी कैसे निकाले? वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के, या आप इसको फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा भी लिख सकते हैं। इससे निकल जाएगी आपकी। ठीक है, चलो। तो पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पूछा बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड। मीडियम का बल्क मॉडुलस, भाई वेव वेलोसिटी रूट बी बाय रो होती है। बी मीडियम का बल्क मॉडुलस होता है, रो डेंसिटी होता है। डेंसिटी आपको दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो दी है 10⁻³ 10⁻³ इंटू वाटर की डेंसिटी वो थी 10⁻³ ये मल्टीप्लाई करो तो मीडियम की डेंसिटी आ जाएगी। मीडियम की डेंसिटी यहाँ रखो तो बल्क मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर एम्पलीट्यूड पूछा है, प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू प्रेशर एम्पलीट्यूड पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है उसमें देखो एम्पलीट्यूड दिख रहा है 20 और क्वेश्चन में कहा है कि वो mm में है, mm में है। तो 20 mm था डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, और प्रेशर का एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम प्रेशर चेंज निकालना है। तो याद करो बी ए के हमने निकाला था, बी ए के आता है ये फॉर्मूला लगा दिया। बी बल्क मॉडुलस होता है, ए एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, के 2π/λ होता है अपना वेव नंबर बोलते हैं। तो बी ए के, यहाँ से बी पता है तुम्हें, के पता है, और एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में दिया वही था 20 mm, तो निकल जाएगा प्रेशर का एम्पलीट्यूड। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन प्रेशर एंटीनोड एंड डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड। प्रेशर एंटीनोड डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड, भाई प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट वेव जो होती है वो पाई बाय 2 फेज डिफरेंस में होती है। जहां डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड होगा प्रेशर का नोड होगा, डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड तो प्रेशर का नोड, है ना। प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में उल्टा हो जाता है, नोड का एंटीनोड, एंटीनोड का नोड। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रेशर नोड और प्रेशर एंटीनोड के बीच की डिस्टेंस क्या है। नोड एंटीनोड की कम से कम डिस्टेंस λ/4 होती है, तो इसका आंसर होना चाहिए λ/4।
लेमडा पता ही है आपको, निकाल लिया था लेमडा बाय 4। आखिरी में पूछा इंटेंसिटी एट डिस्प्लेसमेंट नोड। डिस्प्लेसमेंट नोड्स पे इंटेंसिटी पूछिए। अब इंटेंसिटी स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव में दो वेव एक दूसरे के अपोजिट चल के सुपरपोजिशन करती है। सुपरपोजिशन जब इस तरह से होता है तो दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट एनर्जी ले जा रही है, तो नेट एनर्जी कितना ले जाएगी? 0। भाई दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी लेके जा रही है ना। स्टैंडिंग वेव बनने के लिए दो अपोजिट चलने वाली वेव सुपर इम्पोज होती है, तो नेट में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0। आंसर 0 होना चाहिए लास्ट पार्ट का। चलो पहला क्वेश्चन और पूछा जा रहा है मेरे से। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल ही था। पाइप्स लोअर एंड इमर्स इन वाटर सच दैट द लेंथ ऑफ एयर कॉलम फ्रॉम द टॉप ओपन एंड हैज अ सर्टेन लेंथ 25 सेंटीमीटर। The speed of sound in air is 350 मीटर पर सेकंड। The air column is found to resonate with the tuning fork of frequency। फ्रीक्वेंसी दिए, स्पीड दिए तो वेवलेंथ आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी दिए, स्पीड दिए तो वेवलेंथ आ गई। अब एयर कॉलम में आपको रेजोनेंस कराना है, तो एयर कॉलम की कम से कम लेंथ लैम्डा बाय 4 होती है। लैम्डा पता है तो लैम्डा बाय 4 निकाल लेना। और नेक्स्ट हायर लेंथ होती है 3 लैम्डा बाय 4। तो ये बस बताना है अपन को, है ना। एयर कॉलम जो रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर वन एंड क्लोज और वन एंड ओपन ऐसा बिहेव करता है, तो इसमें लैम्डा बाय 4 के ऑड मल्टीपल वाली लेंथ ही एग्जिस्ट करती है। तो लैम्डा बाय 4 मिनिमम वेवलेंथ, फिर नेक्स्ट हो जाएगी 3 लैम्डा बाय 4, नेक्स्ट हो जाएगी 5 लैम्डा बाय 4। ये सारी अपन लेंथ बोल सकते हैं पाइप की। ठीक है, चलिए। तो आया क्या है BB3 का सेकंड क्वेश्चन। बहुत सारी चीजें निकालना थी इसके अंदर, सब अपन ने निकाली। यस सर। इसमें आपने डेंसिटी कैसे रिलेट की वो बता दीजिए। डेंसिटी कैसे रिलेट करी मतलब? सर वो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन थी ना 10⁻⁻⁻। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। बस हो गया फिर, तो समझे। अरे आया कि नहीं आया? चलो, तो अब देखो ये बस छोटी सी चीज अपन को पता होना चाहिए थी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है ना। तो जब क्वेश्चंस में हमको कई बार देखना, आपका जो डाउट्स होते हैं, दिक्कत होती है, वो इंफॉर्मेशन की कमी होती है। हमें सारी इंफॉर्मेशन पहली चीज तो आना चाहिए, और आएगी कैसे? जब हम हर चीज अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी डेफिनेटली आपके मॉड्यूल में भी दी है, आपको कहीं ना कहीं बताई होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए था स्पेसिफिक ग्रेविटी सभी को, मतलब सिर्फ वर्षा को नहीं, सबको ही। सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि मतलब जो फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, जैसे आप कोई प्रेशर एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला हो सकता है भूल गया हो। प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जो होता है वो BA के अपन ने निकाला था। अभी भूल जाओगे तो क्वेश्चन कैसे होगा फिर? तो आपको चीजें याद होना चाहिए, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है खूब सारे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो, उसके अंदर जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाते हैं, क्योंकि आप जब यूज करोगे किसी चीज को तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा तरीका होता है सब चीज याद करने का कि खूब सारे क्वेश्चंस करना। तो क्वेश्चन जितने करते जाओगे ना, उतना आपको चीजें आती जाएगी। ठीक है, पहले बार आपको दिक्कत देगा चीजें करने में, फिर दूसरी तीसरी बार जब आप खूब सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका टॉपिक बहुत आसान लगेगा। तो प्रैक्टिस के बाद टॉपिक आसान लगते हैं, तो प्रैक्टिस खूब करना चाहिए। चलिए, उसके बाद बताइए और कोई डाउट? 14 क्वेश्चन से 14 क्वेश्चन से कोई भी डाउट? कोई भी नहीं? बहुत बढ़िया। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है, मतलब सभी क्वेश्चन हो गए, है ना। और कोई डाउट नहीं है तो हाँ, तो एक गलत बात ये भी हो सकती है कि आपने करा ही नहीं हो। ठीक है, तो जो भी है भाई, करा नहीं है तो क्वेश्चन करना चाहिए थे, क्यों नहीं करे? मतलब कल आई नो कि आपकी 7 से 9 थोड़ी सी क्लास हुई थी, और उसके अलावा सुबह 1-2 बजे के बाद से 7 बजे 5 घंटे होते, वो 5 घंटे फिर शाम के 9 बजे से रात को मान लो 12 बजे तक आप जगते हो, तो 12 या 11 बजे तक जगते हो, तो 9 से 11 2 घंटे और होते हैं। 5 तो 7 घंटे में से 1 घंटा आपका खाना पीना का हटा दिया, 1.5 घंटे का हटा दिया, 4.5 घंटे समय मिलता है। 1.5 घंटा फिजिक्स का होमवर्क कर सकते थे। चलो, वर्षा ने किया है, वेरी गुड वर्षा। बाकी बच्चे भी, मतलब समय निकालोगे ना तो आपको सब मिलेगा। और ये है कि
आईआईटी और मेंस इन सब की पढ़ाई के लिए आपको है ना बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका एक एक सेकंड कीमती होता है। तो जो बच्चा एक एक सेकंड पढ़ाई में डिवोट करेगा उसका सब अच्छा होगा। और जो बच्चा कभी टीवी देख रहा है, कभी कोई वेब सीरीज आ रही है वो देख रहा है, अगर ऐसे काम करोगे तो फिर तो बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, समय बिल्कुल खराब मत करो और घर में भी खराब मत करो। मतलब आप भले ही इस तरह के काम नहीं करते हो, पर हो सकता है कि घर में आपको कई बार कुछ ज्यादा काम करना पड़ जाते हो, जो भी है तो थोड़ा सा अवॉइड करो चीजें, सिर्फ पढ़ाई 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 पे ध्यान दो। ठीक है, अभी थोड़ा पढ़ाई ही जरूरी है अपने लिए। आगे बढ़ते। तो ये चीज क्लियर, मतलब अपन को मैं मानते चल रहा हूँ कि स्टैंडिंग में आपने कर ली है। नेक्स्ट क्लास में कर लेके आ जाना क्वेश्चन, अगर नहीं कर पाए हो तो। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते। तो नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं अपन बीट्स। क्या स्टार्ट करेंगे अपन? बीट्स। हेडिंग लिखिए बीट्स। बीट्स। और बीट्स समझने के लिए सबसे अच्छा होता है बीट सुनना। ठीक है, बीट सुनो तो ज्यादा समझ में आता है। देखो मेरे पास एक ऐप है, फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेटर। ये क्या करता है कि एक फ्रीक्वेंसी सेट करूंगा तो उसका साउंड जनरेट होगा। तो शायद आप लोग सुन पाएंगे। मैंने यहाँ पे साइनसोइडल वेव सिलेक्ट कर रखी है और 220 हर्ट्ज का साउंड में सिलेक्ट करने वाला हूँ, 220 हर्ट्ज का साउंड में प्रोड्यूस करने वाला हूँ। फोन की वॉल्यूम मैंने मैक्सिमम कर दी। ये मैंने 220 हर्ट्ज का साउंड प्ले करा है। क्या आप सुन पा रहे हो? ये आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही। हल्का सा हमिंग साउंड आ रहा होगा। नो, चलो फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ाता हूँ। अब अभी भी साउंड नहीं आ रहा। एक एक हमिंग साउंड आ रहा है, हमिंग। माइक किधर है? ठीक है, अब आ रहा है। अभी कुछ आया क्या साउंड? नो। चलो तो वो शायद ये फ्रीक्वेंसी। अब कुछ हमिंग सा साउंड आ रहा है। Yes, sir. चलो थोड़ा सा आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ एक सोर्स प्ले करा है, मैं उससे रोकता हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी थी 1284 हर्ट्ज। अब 1284 के आसपास का एक साउंड और प्ले करता हूँ मैं। 1284 के आसपास का। देखो मैंने दो दो साउंड अब स्टार्ट करने वाला हूं मैं। ठीक है, पहले एक एक करके स्टार्ट करूंगा। पहले 1284 का करूंगा, फिर 1285 का करूंगा। 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से 1 हर्ट्ज का गैप है। दो साउंड वेव प्रोड्यूस करने वाला हूं जिनमें 1 हर्ट्ज का गैप है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहले सिंगल प्रोड्यूस करा, ये सिंगल साउंड वेव प्रोड्यूस करिए। दूसरी भी साथ में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आपको कुछ फर्क समझ में आया जब दोनों प्रोड्यूस करी? चलो, तो जिनको सुनाई दे गया अच्छी बात है, जिनको नहीं दे गया वो अब सुनो ध्यान से। यहाँ पर जब हम दो क्लोज बाय फ्रीक्वेंसीज के साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, दो बहुत क्लोज फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं। आप ये ऐप खुद डाउनलोड करके मोबाइल में करके देख लेना, फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेटर ऐसी ऐप है। ठीक है, इसमें है ना तीन तीन साउंड वेव एक साथ प्रोड्यूस कर सकते हो। तो दो प्रोड्यूस करना बहुत क्लोज बाय फ्रीक्वेंसी की, जैसे एक प्रोड्यूस करना 500 हर्ट्ज की, तो दूसरी प्रोड्यूस करना 501 हर्ट्ज की, 501 हर्ट्ज की। जब एक ही साउंड वेव प्रोड्यूस करोगे तो एक कांस्टेंट साउंड सुनाई देगा। दूसरी वेव प्रोड्यूस करोगे तो आपको साउंड में वेरिएशन सुनाई देगा, साउंड की इंटेंसिटी बदलेगी, अप डाउन होगी इंटेंसिटी। तो जब आप ऐसा सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा
ये जो अप डाउन होता है फ्रीक्वेंसी साउंड की इंटेंसिटी में, इसी को कहते हैं बीट, बस इसी का नाम है बीट्स। तो नेक्स्ट चीज हमें समझना थी बीट्स। बीट्स सुनना सबसे सही तरीका रहता है इसे समझने का। तो आप लोग अब खुद एक बार करके देखना घर पे, 2 साउंड वेव बना के, ठीक है। चलिए, ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का फिजिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। बीट्स बनने के लिए हमें 2 साउंड वेव मिलना चाहिए, y1 और y2। मान लो एक ही एम्पलीट्यूड की, एक एम्पलीट्यूड होता है तो बहुत अच्छे से बीट सुनाई देती है, जिनका फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। मैंने 2 साउंड वेव बनाई है जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क है। उनकी फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो मैंने बोल दिया डेल्टा ओमेगा या 2 पाई डेल्टा एफ, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। अब इनकी फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है ना बहुत कम है, जो डेल्टा एफ है इट इज वेरी वेरी स्मॉल देन फ्रीक्वेंसी ऑफ आइदर वेव ओमेगा 1 बाय 2f और ओमेगा 2 बाय 2f 2 पाई, इन दोनों से इनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम है। मतलब कि इन साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू डिफरेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब ऐसी दो वेव एक ही पोजीशन पे सुपर इम्पोज होती है, अब पोजीशन एक ही है तो मान लो वो 0 है, लेट x इक्वल टू 0 पर दोनों मिल रही है ना, हम x इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं। अब रिजल्टेंट वेव कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 करेंगे, तो दोनों को ऐड करो, a sin ओमेगा 1t प्लस a sin ओमेगा 2t, a कॉमन ले लो और sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या आता है फटाफट बोलो, sin a प्लस sin b, फटाफट बोलो जल्दी, sin a प्लस sin b, sin a plus b by 2, sin sin a of a minus b by plus b 2, by 2, cos आगे of a minus cos of a minus b by 2. cos of a minus b by 2। चलो तो ये आ जाएगा, है ना, sin a प्लस sin b 2 sin a प्लस b by 2 a माइनस b by 2, ये आ गया। अब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तो बहुत क्लोज थे, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का हाफ नियरली ओमेगा ही होगा। ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत कम था ना, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का हाफ ये नियरली ओमेगा 1 या ओमेगा 2 ही होगा। मतलब ये भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का टर्म होगा। this is term of very high frequency and this is term of very small frequency because ओमेगा का डिफरेंस बहुत छोटा था, अपन ने बात करी थी कि ओमेगा का डिफरेंस बहुत छोटा है, तो ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी का टर्म है। ये बहुत धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होगा, टाइम के साथ बहुत धीरे धीरे चेंज होगा। इस टर्म को एम्पलीट्यूड के साथ ले लेते हैं, 2a cos ओमेगा का डिफरेंस बाय 2 इंटू टी, ये अपन ने एम्पलीट्यूड के साथ टर्म ले लिया और दूसरा टर्म वही है। तो ये जो टर्म है वो वही फ्रीक्वेंसी है जो लगभग लगभग इन दोनों वेव की थी, इन दोनों साउंड की जो फ्रीक्वेंसी थी लगभग वही फ्रीक्वेंसी है, पर उसमें साथ में जो टर्म मल्टीप्लाई हुआ है, ये टर्म आपको बता रहा है कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बहुत कम फ्रीक्वेंसी से बदल रहा है। ओमेगा का डिफरेंस बहुत कम था, तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी से एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बदल रहा है। इस टर्म को हम मान सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इस टर्म को अपन मान सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। दोनों वेव से मिलकर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया 2a cos डेल्टा, मैं इसको एक काम कर देता हूँ 2 पाई डेल्टा लिख देता हूँ बाय 2 इंटू टी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको ऐसा मिल गया जो देखो टाइम के साथ बहुत कम फ्रीक्वेंसी से बदल रहा है। ये बात समझ में आई क्या? दो वेव सुपर इम्पोज हो रही है जिनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत कम था, जिन फ्रीक्वेंसी वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है उनका फ्रीक्वेंसी में बहुत कम डिफरेंस था, तो उनकी वजह से मुझे एक वेव इक्वेशन मिल रही है, जिस वेव इक्वेशन में ये टर्म तो बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी वही है जो इन वेव की फ्रीक्वेंसी है, और ये टर्म बता रहा है कि टाइम के साथ बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी से एम्पलीट्यूड बदल रहा है। ये पॉइंट क्लियर है? व्हाट अबाउट kx? वर्षा पूछ रही है व्हाट अबाउट kx, तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, हम किसी एक पोजीशन पे खड़े हैं, मान लेते हो पोजीशन x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 पे खड़े हैं अपन, x इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो मैं ये कर सकता हूँ ना, ठीक है। चलो मतलब किसी एक लोकेशन पे खड़े होकर बात कर रहे हैं अपन, तो उस लोकेशन पे x तो कांस्टेंट होगा ना, तो x वाला टर्म अपन ने हटा दिया, भाई x को 0 मान लिया वहां पे अपन ने। हम मान लो x इक्वल टू 0 पे खड़े, पोजीशन क्या लेनी है वो तो हम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो Yes, sir. हाँ, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अच्छा, इससे रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं अपन,
रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड पता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये 2 है। ए क्या था, इन वेव की एम्पलीट्यूड थे, तो इन वेव की इंटेंसिटीज को मान लो आई थी। लेट इनकी इंटेंसिटी आई है, आई इनकी क्या थी, इंटेंसिटी, इन वेव की इंटेंसिटी आई थी। तो ये 2a का स्क्वायर आएगा तो उसको 4i बोलेंगे ना अपन। 2a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू i। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होती है। फिर एक cos वाले टर्म का स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर 2 पाई डेल्टा f बाय 2 इंटू टी। अब cos स्क्वायर पाई बाय 2 जैसा टर्म नहीं दिख रहा आपको, ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये इक्वेशन आपने इंटरफेरेंस में पढ़ी है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में क्या आती है, 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। तो ये 2 पाई डेल्टा f इंटू टी, ये डेल्टा फाई दिख रहा है ना। और cos स्क्वायर का टर्म है, इसे अपन 1 प्लस कॉस टू थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे 1 प्लस कॉस टू थीटा में अगर कन्वर्ट कर दूं मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2i 1 प्लस कॉस ऑफ डबल ऑफ दिस। आप तो अब इसका ग्राफ भी बना सकते हो। कॉस थीटा के ग्राफ में 1 को ऐड करा है और फिर बाहर 2 पाई मल्टीप्लाई करा है। आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो। कॉस थीटा के ग्राफ में 1 को ऐड करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 अमाउंट से, और फिर उसमें 4i मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा मुझे। ये हमने इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट बनाया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, इसका प्लॉट कर, तो ऐसा आना चाहिए। आ रहा है समझ में क्या? Yes, sir. Yes, sir. ना? Yes, sir. तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ है ना। देखो फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 1 अपॉन डेल्टा एफ। ये जो टाइम पीरियड आता है जिसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम से कम होकर फिर मैक्सिमम हो जाती है। इंटेंसिटी का वेरिएशन देखो, यहाँ मैक्सिमम थी, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। इंटेंसिटी टाइम के साथ फ्लक्चुएट कर रही है, इंटेंसिटी टाइम के साथ फ्लक्चुएट हो रही है। ये फिनोमेना जो होता है बस इसी को बोलते हैं बीट्स। दिस सिचुएशन के इंटेंसिटी टाइम के साथ फ्लक्चुएट करे इस तरह से, इंटेंसिटी बढ़ रही, कम हो रही, बढ़ रही, कम हो रही, बस इसी को बोलते हैं बीट्स। और अपन बोलचाल की भाषा में म्यूजिक में जो बीट्स बोलते हैं ना, उसका मतलब भी तो ये होता है। बीट्स का मतलब क्या होता है म्यूजिक में, एक रिदम में साउंड आना। तो वैसे ही तो हो रहा है यहाँ पे, है ना। अगर आप अपन आजकल वो क्या कहते हैं, रैप का बहुत ज्यादा फैशन है, तो उसमें लोग ना मुंह से बीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, एक रिदम के अंदर साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, धुन 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 कुछ इस तरह से। तो एक रिदम में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसी को बीट्स बोलते हैं। और यहाँ पर भी वही है, इंटेंसिटी ज्यादा फिर कम, फिर ज्यादा फिर कम, फिर ज्यादा फिर कम, तो एक रिदम में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, बस दैट फिनोमेना इज कॉल्ड बीट्स। बीट्स में एक मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा का जो टाइम इंटरवल होता है, एक मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा का जो टाइम इंटरवल होता है उसे बोलते हैं बीट इंटरवल। बीट इंटरवल। और इसका इनवर्स जो होता है, बीट इंटरवल का इनवर्स, इसे बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन बीट इंटरवल, और 1 अपॉन बीट इंटरवल देखोगे तो आ जाएगा डेल्टा एफ। और इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दिस, डेल्टा एफ इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ऑफ दिस टू वेव। जो दो वेव का सुपरपोजिशन हो रहा था उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, ठीक है। दिस इज फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ऑफ टू वेव्स। जिन वेव का सुपरपोजिशन हो रहा था उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो बहुत आसान होते हैं इसके क्वेश्चन बीट्स के। आपको बीट्स के क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन में पूछते हो कि एक दो साउंड में मिल रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, बताओ बीट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। जैसे 501 हर्ट्ज और 502 हर्ट्ज की दो वेव्स है, तो इनसे बीट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, रिप्लाई करो। 501 हर्ट्ज और 502 हर्ट्ज, तो इससे बीट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज, बिल्कुल सही, है ना। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज करना है बस आपको। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब मैंने जो है आपको फ्रीक्वेंसी बोली अभी 501 502, हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट ना दिया जाए, हो सकता है ये आपको निकालना पड़े, हो सकता है बोल दे कि दो स्ट्रिंग है उन दोनों पर है ना अपन स्टैंडिंग में बनवा रहे हैं,
तो उनकी स्टैंडिंग वेव में फंडामेंटल मोड है, मान लो उनका फंडामेंटल मोड की आपको कुछ दे दे उसमें चीजें, मैं मतलब दोनों की लेंथ दे दे, दोनों का मास पर यूनिट लेंथ दे दे, टेंशन दे दे, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ जाए, और बोला कि इनको साथ में चलाया तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, तो फ्रीक्वेंसी निकालो फिर डिफरेंस ले लो, बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, चलो। Yes, sir. तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं बीट्स पे। एंड एक छोटी सी चीज और अपन को समझना है यहाँ पे, बीट फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो भी हमें सुनाई नहीं देता, तो भी हमें ना वो कंटिन्यूस साउंड लगता है। हमें अच्छे से फर्क दिखे इन पीक्स ऑफ इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी ज्यादा है फिर कम हो रही है फिर ज्यादा है, और हमें अच्छे से समझ में आए कि इंटेंसिटी में फर्क आ रहा है, इसके लिए बीट फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। अगर 5 हर्ट्ज से ज्यादा की बीट फ्रीक्वेंसी होती है तो हमारे ईयर्स उसको समझ नहीं पाते ढंग से, तो हमें समझ में आए, प्रैक्टिकली हमें समझ में आए, इसके लिए बीट फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, है ना। फॉर us टू एबल टू हियर बीट, डेल्टा एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 हर्ट्ज। अब ये मैं, अगर आप सुन नहीं पा रहे हो, अभी मैं साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा था तो आप सुन नहीं पा रहे थे, अदरवाइज मैं आपको प्रूव कर देता। ये साफ साफ दिखता है, मतलब सुन के अपन समझ सकते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी जब 5 हर्ट्ज से बड़ी होती है ना तो हम समझ ही नहीं पाते, तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। तो आपको मैं बता भी सकता था, आप घर पे ट्राई करना, घर पे आप है ना 2 साउंड प्रोड्यूस करना फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेटर ऐप से, और उनमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 5 हर्ट्ज से थोड़ा ज्यादा रखना, 6 हर्ट्ज 7 हर्ट्ज रखना, तो देखना आपको समझ नहीं आएगा बीट। 1 या 2 हर्ट्ज या 3 हर्ट्ज रखोगे तो अच्छे से बीट समझ में आती है, पर बड़े फ्रीक्वेंसी रख दो तो बीट समझना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। ठीक है, चलिए। तो अपन ने बीट्स के बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी, क्या बीट्स में कोई डाउट? अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट है क्या? सर ये बीट इंटरवल क्या है? बीट इंटरवल मतलब कि हमने इंटेंसिटी का एक मैक्सिमा सुना, फिर इंटेंसिटी धीरे से कम हो गई, फिर धीरे धीरे बढ़ी इंटेंसिटी, फिर मैक्सिमम हो गई, तो एक मैक्सिमम से अगले मैक्सिमम में जो इंटरवल आता है दैट इज कॉल्ड बीट इंटरवल, या एक मिनिमम से अगले मिनिमम में जो टाइम इंटरवल आता है दैट इज कॉल्ड बीट इंटरवल। मतलब कि इंटेंसिटी का टाइम के साथ जो वेरिएशन हो रहा है उसका टाइम पीरियड क्या है, इंटेंसिटी के टाइम के साथ वेरिएशन का टाइम पीरियड क्या है, उसे कहते हैं बीट इंटरवल। यस सर। ठीक है, चलो। देन इस पे अब क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको एक टर्म कई बार दिखेगा, वैक्सिंग एंड वेनिंग। ट्यूनिंग फोक्स को जब अपन वाइब्रेट कराते हैं ना, ट्यूनिंग फोक को अपन अगर किसी जगह से अपन को टकरा दिया तो वो वाइब्रेट करने लगता है, उनके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बदल सकती है वैक्सिंग एंड वेनिंग से। वैक्सिंग मतलब होता है कि ट्यूनिंग फोक को थोड़ा सा हेवी कर देना, मास बढ़ा देना, तो उससे उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और अगर उसको वेनिंग कर दो मतलब थोड़ा सा घिस दो तो उससे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो वैक्सिंग और ट्यूनिंग फोक का मतलब फ्रीक्वेंसी कम होना, और वैनिंग मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, ये कॉमन टर्म से जो अपन यूज करते रहते हैं। चलिए, तो बीट्स पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन, चलो। मैं आपको मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ रेस का, आप फटाफट करके बताओ मुझे। और बीट्स के क्वेश्चन है ना डायरेक्ट बहुत कम आते हैं, ये मिक्स करके पूछते ज्यादा। तो अपन आगे जब डॉपलर इफेक्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि डॉपलर इफेक्ट में कई क्वेश्चन बीट्स के मिलाकर पूछते हैं, है ना, क्योंकि बीट्स को क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो मैंने जो आपको मॉड्यूल शेयर करा था उसको निकाल रहा हूं मैं, और आपको कोई बीट का क्वेश्चन देता हूं मैं। जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 करिए, क्वेश्चन नंबर 6, BB4 का क्वेश्चन नंबर 6, BB4 क्वेश्चन नंबर 6। 6 7 8 तीनों, 6 7 8 तीनों बीट्स पर है। तो BB4 क्वेश्चन 6 7 8 ये तीनों करना है आपको, करिए।
हाँ, एक छोटी चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई नहीं थी, ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? कैन यू ड्रॉ इट्स ग्राफ? ये साइनसोइडल टर्म है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, और ये एक टर्म है जो एम्पलीट्यूड बता रहा है जो टाइम के साथ स्लोली चेंज कर रहा है। तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे आपको चेंज होते दिखना चाहिए। एम्पलीट्यूड की इक्वेशन यहाँ कॉस में है, तो एम्पलीट्यूड आपको कॉस की इक्वेशन के हिसाब से धीरे धीरे बदलते दिखना चाहिए। ठीक है, एम्पलीट्यूड कॉस की इक्वेशन के हिसाब से बदलेगा, और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से दूसरा टर्म साइन वाला टर्म बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का, तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से साउंड फ्लक्चुएट करेगा, साउंड का एम्पलीट्यूड, साउंड की वेव बना देंगे। तो कुछ ऐसा दिखता है हमको। बीट्स के साथ अगर अपन वेव को दिखाए तो वेव बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की दिखेगी जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है विद अ स्लो फ्रीक्वेंसी। आर यू एबल टू ऑब्जर्व दिस ग्राफ? क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पे? यस सर। ना, ये मैंने बीट्स के साथ जो वेव इक्वेशन होती है उसे प्लॉट करा है। तो ये टर्म एम्पलीट्यूड को चेंज करा रहा है। देखिए एम्पलीट्यूड पहले ज्यादा था, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, जीरो हो गया, जीरो के धीरे धीरे यहाँ नेगेटिव, कॉस में नेगेटिव लेंगे तो भी एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस वाला टर्म धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर 1 हुआ, फिर धीरे धीरे फिर 0 हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से साउंड वेव है। एक वेव बनाइए जिसका एम्पलीट्यूड बदल रहा है। ठीक है, ऐसा ही आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पढ़ा होगा। आपका कल कम्युनिकेशन सिस्टम भी हुआ क्या? कल क्या क्या हुआ आपका? ट्रांजिस्टर सर। और लॉजिक गेट हो गया? बस नहीं सर, लॉजिक No, गेट sir. और सिर्फ अगली क्लास में ट्रांजिस्टर। लेंगे। अच्छा, तो कल 2 घंटे की क्लास में सिर्फ ट्रांजिस्टर हो पाया आपका? यस सर। यस सर। ठीक है, एनी स्पेसिफिक रीजन कि ऐसा क्यों हुआ? सर स्टार्टिंग से चालू करा। नहीं, फिर भी 2 घंटे तो मतलब बहुत आराम से करो तो भी, मतलब बच्चों ने खूब डाउट पूछे होंगे एक ऐसा लग रहा है। घंटे सर, 1 घंटे हाँ। के आसपास क्वेश्चन करवाए थे सर ने। अच्छा, ट्रांजिस्टर में जो क्वेश्चंस आ रहे ज्यादा। ठीक है। अब सर कल लेने का बोला हमने क्लास। तो उधर आपका लॉजिक गेट और वो सब चीजें हो जाएगी। कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आपने थोड़ा बहुत 12th का याद हो तो उसमें भी याद करिएगा कि ऐसे ही कुछ बनता था ग्राफ। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव करो ना तो उसमें भी यही होता है, तो वो भी तो यही चीज है। कैरियर वेव एक हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, उसका एम्पलीट्यूड मैसेज के हिसाब से बदलता है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जैसे ही हो रहा है यहाँ पे। चलो, जो मैंने क्वेश्चन दिए जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 6, टू ट्यूनिंग फोक्स ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर। दो ट्यूनिंग फोक एक साथ साउंड करे जा रहे हैं, दे प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकंड, उनसे 4 बीट पर सेकंड बन रही है। तो इसका मतलब क्या समझा आपने? उनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 4 है। 4 बीट पर सेकंड, बीट्स का कितना नंबर है पर सेकंड? पर सेकंड मतलब की फ्रीक्वेंसी दी है, तो 4 बीट पर सेकंड मतलब बीट का फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है। इसका मतलब कि दोनों का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 4 हर्ट्ज है। आया क्या समझ में ये? है ना? अब देखो ए और बी में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ये नहीं पता अपन को। हो सकता है कि ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, बी की कम हो, तो ये डिफरेंस 4 हर्ट्ज है, या बी की ज्यादा हो और ए की कम हो तो ये डिफरेंस 4 हर्ट्ज है। कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या बोला आगे उन्होंने? ए इज देन स्लाइटली लोडेड विद वैक्स। ए को थोड़ा सा वैक्स से लोड कर दिया, तो जिसको वैक्स से लोड करते हैं, लोड करने से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ? लोड कम हो जाती फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो अगर ए की फ्रीक्वेंसी कम हो गई होगी, ठीक है, ये वाला केस रहा होगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी का क्या होना चाहिए? ए की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम करो तो बीट फ्रीक्वेंसी का क्या होना चाहिए? बहुत कम नहीं होती, थोड़ी सी कम होती फ्रीक्वेंसी। तो बताओ बीट फ्रीक्वेंसी का क्या होना चाहिए? ए की फ्रीक्वेंसी कम करी तो डिफरेंस का क्या होगा? जल्दी बोलो। कम होगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए थी। अब उन्होंने क्या लिखा है देखो,
दे प्रोड्यूस 2 बीट व्हेन साउंडेड टुगेदर, तो 2 बीट बन रही है, अब 2 बीट बन रही है, तो इन्होंने भी तो कम कराया ना बीट फ्रीक्वेंसी को, दिख रहा है आपको? यस सर 4 हर्ट्ज से Yes, 2 हर्ट्ज sir. कर दी, तो बीट फ्रीक्वेंसी ये भी कम करा रहे। इसका मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी? एक ही, और उसी को वैक्स कराए तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हुई है। दूसरा वाला केस नहीं है, केस पहला वाला बन गया। अपन को समझ में आया? आया क्या आपको? यस सर। अब ए की फ्रीक्वेंसी दी है 256, तो बी की क्या होगी? ए की फ्रीक्वेंसी 256 है, तो बी की क्या होना चाहिए? बोलो जल्दी से, 4 हर्ट्ज कम होना चाहिए। यस सर यस सर। कितना आएगा फिर? 256 माइनस 4 आंसर हो जाएगा। 252. बस हो गया क्वेश्चन। बोलो, समझ में आया क्वेश्चन क्या था और कैसे करा अपन ने? यस सर। ठीक है, तो देखो सर क्वेश्चन अगर वो ये बढ़ा देते, सर वो हाँ अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते तो हम दूसरा केस लेते ना। बिल्कुल सही, मतलब बहुत लॉजिकल बात है ये तो, कि अगर ए की फ्रीक्वेंसी कम करने से बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब ये वाला केस होना चाहिए था कि ए की फ्रीक्वेंसी पहले से कम थी, उसको और कम करा तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। सिंपल सी बात यस सर है ना? तो बहुत बेसिक लॉजिक से करना था क्वेश्चन ये। चलो 7 7 करिए, 7 करिए। क्वेश्चन नंबर 7 करिए। आगे क्या 7? अब तक तो आ जाना चाहिए था। 1/4 seconds. Yes, 1/4 बिल्कुल सही। यस 1/4 वेरी गुड। कैसे करा 1/4 कैसे आया? 1 by Sir, 10. inverse of bit frequency. हाँ बीट फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स कर देंगे, बिल्कुल सही। बीट फ्रीक्वेंसी यस क्या आएगी? 4 डिफरेंस ऑफ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 4, sir. 4 हर्ट्ज आएगी, और उसका इन्वर्स बीट इंटरवल होता है। उन्होंने बीट इंटरवल ही पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी। सक्सेसिव मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी का टाइम इंटरवल वही तो होता है ना बीट इंटरवल, वो बीट इंटरवल पूछ रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा 1/4। वेरी गुड, 7 हो गया। 8 करो आप, 8 8 करिए, 8। चलो 8 में भी पढ़ता हूँ क्या दिया है। 8. A tuning fork and a sonometer wire were sounded together and produced 4 beat per second. कोई ट्यूनिंग फोर्क है और कुछ सोनोमीटर का वायर है। सोनोमीटर वायर मतलब वायर होता है, एक वायर है जिसमें वेव बना दी अपन ने, उनसे 4 बीट पर सेकंड प्रोड्यूस हुई है। इसका मतलब इनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 4 है। When the length of sonometer wire is 95 और 100। अच्छा, ये साथ में ये भी लाइन लिखी है, when the length of sonometer wire is 95 और 100, दोनों में 4 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी है। तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ट्यूनिंग फोर्क एंड सोनोमीटर वायर वर साउंडेड टुगेदर एंड प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड व्हेन द लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर इज 95 और 100। इसका मतलब कि सोनोमीटर वायर की दो लेंथ दी है और दोनों ही लेंथ में अपन को 4 बीट्स पर सेकंड सुनाई दे रही है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क क्या होना चाहिए? ट्यूनिंग फोर्क
की फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं है जब तक उसको वैक्स स्ट्रिंग या वेडिंग टाइप का कुछ करो नहीं। और दूसरा सोनोमीटर वायर है, उसकी लेंथ को यहाँ बदला है। सोनोमीटर वायर की लेंथ अगर आपने बदली है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, है ना। अब कुछ कहा नहीं है कि सोनोमीटर वायर में कौन से मोड में वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो जब कहा नहीं होता है ना, तो हम ये मानते हैं कि फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसी की होती है। किसी वायर को अगर आपने घरों में भी खींच के देखा होगा, तो उसमें सिंगल लूप में वाइब्रेशन होते ज्यादा, है ना। जब घरों में कपड़े बांधने की रस्सी होती है, उसको बीच में से खींचो तो आपको दिखता है कि उसमें एक ही लूप होता है, ऐसे से वाइब्रेट करती वो। तो फंडामेंटल मोड में ही वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं। तो फंडामेंटल मोड ही है। फंडामेंटल मोड में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आती थी 1/12 √T/μ। अब क्वेश्चन में टी और म्यू तो बदलने का बोला ही नहीं है, लेंथ बदली है। तो पहले केस में जो लेंथ है उससे पहली फ्रीक्वेंसी आई होगी, और दूसरे केस में जो लेंथ है उससे दूसरी फ्रीक्वेंसी आई होगी। एम आई राइट? ये समझ में Yes. आ रहा है क्या? यस सर। है ना। अब ये दोनों ही फ्रीक्वेंसीज जो है, एक में 95 थी, एक में 100 थी। 100 वाली में फ्रीक्वेंसी कम हो गई होगी, तो ये फ्रीक्वेंसी कम है, ज्यादा है। अच्छा, इन दोनों का ही ट्यूनिंग फोक के साथ 4 बीट्स बन रही है। मतलब कि जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और जो कम फ्रीक्वेंसी, इनका डिफरेंस 8 हर्ट्ज का होना चाहिए ना। इन दोनों से ट्यूनिंग फोक का डिफरेंस अगर 4 है, तो F1 फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी और F2 फ्रीक्वेंसी, F1 F2 और ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी, इनमें डिफरेंस 4 हर्ट्ज का दिख रहा है मुझे। इसका मतलब साफ साफ है ना कि F1 F2 का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 8 हर्ट्ज। दिखा? F1 माइनस F2 इज 8 हर्ट्ज। तो आप तो F1 और F2 अब ये रखकर 1/2 L1 कितना था 95 को मीटर में डालना, तो 0.95 √T/μ को V बोल दिया मैंने, माइनस F2 वो जाएगा 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर डाल देना, इंटू √T/μ को वेव की स्पीड V बोल दिया, इक्वल टू 8 हर्ट्ज। तो यहाँ से सॉल्व करके आप V निकाल सकते हो ना, वेव की स्पीड। और वेव की स्पीड आ गई तो वो यहाँ रख देना, ये वेव की स्पीड है √T/μ, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और F1 F2 मिल गई तो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हो फिर तो। फिर 8 कैसे आया? ट्यूनिंग फोर्क से दोनों फ्रीक्वेंसीज 4 हर्ट्ज की डिफरेंस पे, सही है। ट्यूनिंग फोक से पहली फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज ज्यादा होना चाहिए, दूसरी कम होना चाहिए, तभी तो ऐसा होगा कि ट्यूनिंग फोक के साथ 4 बीट्स पर सेकंड बनेगी। बीट्स का मतलब ही तो होता है, बीट्स बनना मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस दिया है। बीट्स बनना मतलब 4 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस दिया है, 4 हर्ट्ज की बीट बन रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 4 हर्ट्ज का है, सही है। यस। चलो, तो हमें F1 F2 का डिफरेंस पता चल गया, और ये √T/μ को V डाल दिया मैंने, तो यहाँ से सॉल्व करके V आ जाएगा। V की वैल्यू वापस डालोगे तो F1 F2 आ जाएगी। F1 F2 आ गए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक भी निकाल सकते, वो इनके बीच में है, 4 हर्ट्ज F1 से कम है या F2 से 4 हर्ट्ज ज्यादा है। कर लोगे आप? यस सर। चलो, तो अपन ने बीट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे। आई होप कि सबको ये क्लियर है आप कि बीट्स के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। अभी बीट्स में ये तो आसान आसान क्वेश्चन ही देखे थे, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिसमें डॉपलर इफेक्ट भी मिक्स कर देते हैं। मिक्सिंग करके ज्यादा थोड़े अच्छे टफ क्वेश्चन बनते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट भी देख लेते हैं अपन। चलो, तो आप सब तो 11 पढ़े हुए बच्चे हो, कुछ तो सुना होगा डॉपलर इफेक्ट के बारे में। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, बताओ क्या होता है डॉपलर इफेक्ट? बताइए क्या होता है डॉपलर इफेक्ट? सर जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उनके बीच में साउंड्स, साउंड क्या? जो साउंड्स का जो वेरिएशन होता है सर, उसको हम देखते हैं। नहीं, मेरे पास कुछ लिखा हुआ रहा है, रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड स्पीकर। ठीक है, रिलेटिव मोशन होता है तो उससे होता क्या है? अगर कोई कार में सायरन लगा हुआ है, पुलिस की गाड़ी है जिसमें सायरन लगा हुआ है, ठीक है, और वो पुलिस की गाड़ी आपके पास में ठीक खड़ी हुई है, सायरन बजा रखा उसने, है ना। एक केस में आपके ठीक पास में खड़ी हुई है और उसमें सायरन बज रहा है। एक केस में पुलिस की गाड़ी आपसे दूर जा रही है और उसमें सायरन बज रहा है। और एक केस में पुलिस की गाड़ी आपके पास में आ रही है, कहीं दूर से आपके पास में आ रही है और पुलिस की गाड़ी में सायरन बज रहा है।
आप तीनों सिचुएशन आइडेंटिफाई कर सकते हो ना? बताओ, आप सुन के बता सकते हो कि पुलिस की गाड़ी आपसे दूर जा रही है, कि आपके पास में खड़ी हुई है, कि आपके धीरे धीरे पास में आ रही है? बता सकते हो ना? Yes, sir. यस। तो रीजन ऑफ दैट, वन रीजन इज इंटेंसिटी वेरिएशन एंड वन रीजन इज डॉपलर इफेक्ट। एक रीजन ये होता है कि जब पुलिस गाड़ी आपसे धीरे धीरे दूर जाती है तो उससे जो साउंड की इंटेंसिटी वो आपको धीरे धीरे कम सुनाई देगी। पुलिस की गाड़ी आपके पास में खड़ी हुई है तो उससे जो इंटेंसिटी आप सुन रहे हो वो कांस्टेंट रहेगी, टाइम के साथ बदलेगी नहीं। और जब पुलिस की गाड़ी आपके पास में आ रही है, दूर से आपके पास में आ रही है, तो धीरे धीरे उससे जो साउंड आ रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो आप इंटेंसिटी को टाइम के साथ देखकर भी बता सकते हो। एज वेल एज आपको फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देती है ना सायरन की, वो थोड़ी सी बदली हुई लगती है, साउंड ही बदला हुआ आता है। एक पुलिस की गाड़ी आपके ठीक पास में खड़ी है और उसमें सायरन बज रहा है, तो उसमें जो सायरन का साउंड है, उसमें जो सायरन की फ्रीक्वेंसी है वो, और दूर जाती हुई पुलिस की गाड़ी, पास आती हुई पुलिस की गाड़ी, इन सब में साउंड की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा फर्क आता है। एंड दैट डिफरेंस इज जस्ट डॉपलर इफेक्ट। ये जो फिनोमेना हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी बदली हुई फील होती है, इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट का पूरा डेरिवेशन तो ऑफकोर्स अपन देखने नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि क्यों होता है ऐसा। कोई सोर्स या ऑब्जर्वर कोई भी मूव करे, मान लो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सोर्स मूव कर रहा है ना, या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखोगे तो मूव करते दिखेगा, रिलेटिव मोशन होगा। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मान लो सोर्स मूव हो रहा है, सोर्स अगर धीरे धीरे पास में आ रहा है तो जहां उसने पहली बार साउंड प्रोड्यूस करा था वहां से अब वो थोड़ा आगे आके फिर साउंड प्रोड्यूस करेगा। मान लो कि साउंड हमेशा एक एक पीक प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कोई पर्सन है पुलिस की गाड़ी में, वो ताली बजा रहा है, या फिर उसमें जो स्पीकर है उसमें एक बस एक साउंड की पल्स जनरेट हो रही है। तो साउंड की जो पल्स जनरेट हो रही है, जब पुलिस की गाड़ी आपसे दूर है तब उसने साउंड पल्स जनरेट करी, दूसरी बार वो थोड़ा पास में आ गई तब उसने साउंड पल्स जनरेट करी, तो इन पल्सेस के बीच की गैप कम हो जाएगी, ये पल्सेस थोड़ा पास पास में दिखने लगेगी आपको। और अगर वो रेस्ट पे रहती तो पल्सेस साउंड की स्पीड से ट्रेवल करती, इसलिए उनकी गैप अलग हो जाती। तो बिकॉज पल्सेस के बीच की जो गैप है वो चेंज हो रही है, उनका टाइम जो अराइवल का है वो बदल रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी बदलने भी लगती है। ठीक है, अब इसका पूरा डेरिवेशन तो अपन देखेंगे नहीं, डायरेक्ट अब इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो जब रिलेटिव मोशन हो, मैं यहां बता रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ओ फॉर ऑब्जर्वर, यहां मान लीजिए हमारे पास सोर्स है, सोर्स जिससे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, ओ ऑब्जर्वर जो साउंड वेव को सुन रहा है। सोर्स से साउंड ऑब्जर्वर तक जाने के लिए ऐसे जाएगा, सोर्स से साउंड ऑब्जर्वर तक जाने के लिए ऐसे जाएगा ना, भाई ऑब्जर्वर तक साउंड को पहुंचना है तो सोर्स से इसी तरह मूव करेगा तभी पहुंचेगा। सही बात है Yes, sir. ना? यस सर। अब मान लीजिए इस डायरेक्शन में ही ऑब्जर्वर की स्पीड vo थी, इस डायरेक्शन में ही सोर्स की स्पीड vs थी, और साउंड की स्पीड v है। तीन स्पीड बताइए मैंने यहाँ पे, v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। vs क्या है? स्पीड ऑफ सोर्स, या वेलोसिटी बोल दो इसको, सॉरी वेलोसिटी बोलिए, क्योंकि मैं डायरेक्शन की भी बातें कर रहा हूं यहाँ पे, इसलिए मुझे वेलोसिटी लिखना चाहिए। और vo क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। तीन तीन वेलोसिटी दिखाई है मैंने। साउंड की वेलोसिटी बताने के लिए मैंने उसके नीचे कुछ भी नहीं लगाया, उसमें कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लगाई है। सोर्स की वेलोसिटी बताने के लिए उसमें vs दिखाया है, vo ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। और ध्यान से देखिए, मैंने सोर्स की और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को साउंड की डायरेक्शन में ही रखा है। साउंड की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में थी ना, उसी डायरेक्शन में दोनों को रखा है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो आती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। एबीसीडी में ओ पहले आता है बाद में एस आता है। एबीसीडी आपको याद होगी तो उसमें ओ पहले आता है बाद में एस आता है। ओ अल्फाबेटिकली पहले आता है इसलिए ऊपर ओ है नीचे एस है, ऐसा याद रख सकते हो। याद रखने का तरीका कि कौन ऊपर कौन नीचे आता है, तो मैंने ऐसे याद रखा है कि अल्फाबेटिकली ओ पहले आता है एस बाद में आता है, तो ओ ऊपर एस नीचे। एक याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। ऊपर Yes, क्या करना है? साउंड की वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, नीचे साउंड की वेलोसिटी माइनस सोर्स की वेलोसिटी, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला आ जाता है।
क्या दिख रहा है आपको फॉर्मूला ये? यस सर। चलिए, V और VO, V और VS सब क्या है, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. किस डायरेक्शन में मूवमेंट कराना है हमको ऑब्जर्वर और सोर्स की? ऑब्जर्वर और सोर्स की Same वेलोसिटी direction. किस डायरेक्शन में ली अपन ने? सेम डायरेक्शन। साउंड की डायरेक्शन में। इंपॉर्टेंट थिंग Yes, sir. साउंड किधर चल रहा है। आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप हमेशा सबसे पहले देखो साउंड किधर मूव करेगा। साउंड की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में अगर चीजें हो तो पॉजिटिव, अपोजिट हो तो नेगेटिव। ठीक है, यहां पे आपको मैं लिख देता हूं, टेक VS एंड VO टू बी पॉजिटिव if they are in direction of sound। जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी हो तो वो पॉजिटिव डालना। तो यहाँ पे उनको विथ प्लस साइन ही डालना। ये तो माइनस है फॉर्मूले में, इनकी वैल्यू प्लस साइन के साथ डालेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास यहाँ साउंड का सोर्स था, यहाँ ऑब्जर्वर था, सोर्स से साउंड वेव इधर जा रही है 330 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये सोर्स भी इधर जा रहा है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है विद स्पीड ऑफ 5 को थोड़ा बढ़ा देता हूँ 10 ले लेते हैं, और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, सपोज स्पीड उसकी है 50 मीटर पर सेकेंड। 50 नहीं, क्या ले ले, कैंसलेशन हो जाए इसके लिए, चलो उसको 20 ले लेते हैं फिलहाल। 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। सपोज ये क्वेश्चन है ना, साउंड वेव प्रोड्यूस करिए, सोर्स से ऑब्जर्वर जाएगी साउंड वेव, 330 मीटर पर सेकंड से जा रही साउंड वेव, सोर्स की स्पीड दे दी, ऑब्जर्वर की स्पीड दे दी। अब अगर मुझे पूछा एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो एफ एपरेंट कैसे निकालेंगे, जो भी इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, मान लो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जहां प्रोड्यूस हुई थी मान लीजिए 500 हर्ट्ज थी, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो भी थी इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विच इज 20 मैंने प्लस में ही रखा है बिकॉज ऑब्जर्वर की वेलोसिटी साउंड के डायरेक्शन में ही है। डिनोमिनेटर में आएगा साउंड की वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो 10 है। अभी कैलकुलेशंस कर लो तो आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? यस सर। चलो, तो अगर 500 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो उस ऑब्जर्वर को ये वाली फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, उसे फ्रीक्वेंसी बदली भी सुनाई देगी। ठीक है, चलो, तो पॉजिटिव कब लेना है बताया, अगर कोई भी अपोजिट है तो उसे नेगेटिव लेना है। टेक VS और VO नेगेटिव when they are in opposite direction of sound। फॉर एग्जाम्पल, फिर से वो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, मान लो आपकी बार ये सोर्स जा रहा था इधर विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्वर अभी भी उधर ही जा रहा है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और साउंड वेव इधर जा रही है, सोर्स से ऑब्जर्वर जाएगी, साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा, उसकी स्पीड वही 330 मीटर पर सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज थी। अब हमसे पूछा कि क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालो, तो फॉर्मूला लगा देंगे फिर से, एफ एपरेंट इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, एक्चुअल क्या फ्रीक्वेंसी है वो लिखो, इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर भी साउंड डायरेक्शन में जा रहा है, तो साउंड के डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे 20 लिख देंगे, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब सोर्स की जो वेलोसिटी वो अपोजिट है तो उसे माइनस साइन के साथ लिखेंगे, 10 को माइनस साइन के साथ डालूंगा। आ रहा समझ में? देखिए डायग्राम, देखिए मैंने जो लिखा है, मैंने ऊपर 20 को प्लस में लिखा है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी प्लस में ली है क्योंकि वो साउंड की डायरेक्शन में थी, मैंने सोर्स की वेलोसिटी को माइनस साइन के साथ डाला है क्योंकि वो अपोजिट थी। क्लियर हो रहा है? यस यस सर। मतलब सर साउंड की स्पीड साउंड के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देखिए।
हाँ, सब कुछ साउंड किधर जा रहा है पहले वो डिसाइड कर लो, उसके बाद डायरेक्शन डिसाइड करना बाकी चीजों की। साउंड की वेलोसिटी देखना किधर है साउंड, ये देखना जरूरी है। ठीक है, चलो। तो ये Yes, फॉर्मूला sir. कैसे अप्लाई करना है सीखा अपन ने। अच्छा, ये सोर्स और ऑब्जर्वर कभी एंगल पे चले, अगर एंगल पे चल रहे, इसका मतलब जैसे ये हमारे पास सोर्स है, ये हमारे पास ऑब्जर्वर है। अब सोर्स की वेलोसिटी ऐसे कुछ दे दी मैंने, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सपोज इधर की तरफ दे दी, और साउंड वही बेचारा अपना इनको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग चल रहा है। अब क्या करोगे? कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे सर। कंपोनेंट ले लो, सिंपल सी बात है। ये मान लो अल्फा एंगल है, ये मान लो बीटा एंगल है, तो इन दोनों वेलोसिटी का अलोंग दिस लाइन कंपोनेंट ले लो और वो फॉर्मूले में डालना। तो ये फॉर्मूले में कौन सी वेलोसिटी डालना है आपको? जो साउंड की डायरेक्शन में होती है, परपेंडिकुलर वाली नहीं डालना है। ठीक है, वेलोसिटी को साउंड की डायरेक्शन में पहले कंपोनेंट ले लो और फिर पुट कर देना। ठीक है, यस सर। चलो। तो ये अपन ने समझा कि फ्रीक्वेंसी अपरेंट कैसे निकालते। कई बार वेवलेंथ अपरेंट पूछ लेते, है ना, वेवलेंथ अपरेंट पूछ लेते। वो कैसे निकालना है देखो। वेवलेंथ निकालने का तरीका होता है वेव की स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ऐसे निकालते ना किसी वेव की वेवलेंथ, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी और स्पीड पता है तो ऐसे निकालूंगा ना। Yes, sir. अब किसी ने Yes, बोल दिया कि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो एपरेंट वेवलेंथ निकालो। एपरेंट वेवलेंथ हो जाएगी एपरेंट स्पीड अपॉन एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एपरेंट स्पीड का मतलब क्या कि हमें साउंड की स्पीड कितनी दिखेगी। एपरेंट स्पीड मतलब कि साउंड, ये स्पीड साउंड की थी, वी ऊपर साउंड का था। एपरेंट स्पीड मतलब साउंड की स्पीड क्या दिखेगी। तो अगर ऑब्जर्वर चल रहा है तो वेलोसिटी अपरेंट दिखती है साउंड की एक्चुअल स्पीड माइनस ऑब्जर्वर की स्पीड। अपरेंट स्पीड दिखेगी वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस ऑब्जर्वर की स्पीड। ऑब्जर्वर के रिलेटिव साउंड की स्पीड क्या दिखेगी, तो v माइनस vo दिखेगी। इस ऑब्जर्वर को साउंड की स्पीड कितनी दिखेगी, तो v माइनस vo दिखेगी। ये अपरेंट स्पीड आएगी। समझ में आ रहा है कि अपरेंट स्पीड कैसे लिखी मैंने? सर यहाँ भी साइन चेक करना रहेगा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, तो बनी बात है। और अपरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला रहा अपने पास, ये रहा, ये उठा के वहां रख दो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो ये क्या है फॉर्मूला, f इंटू वी माइनस वी अपॉन वी माइनस वी एस। ये लिखता हूं मैं यहाँ पे, f इंटू वी माइनस वी अपॉन वी माइनस वी एस। तो देखो क्या हो रहा है फिर यहाँ पे, लेमडा अपरेंट ये कैंसिल हो रही है, देखो एक चीज, तो वी माइनस वी एस अपॉन एफ, ये फॉर्मूला बन जाएगा फिर। आ रहा है? इंटरेस्टिंगली अपरेंट वेवलेंथ ऑब्जर्वर की स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ सोर्स की स्पीड पे डिपेंडेंट है। दिख रहा है? सर ये हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गई ना? हाँ रिलेटिव स्पीड जैसा कुछ है, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये कर दोगे तो आपको अपरेंट फ्रीक्वेंसी अपरेंट वेवलेंथ मिल जाएगी। साउंड की वेवलेंथ क्या सुनाई देगी अपन को, तो वेवलेंथ निकाल दी अपन ने। देखा, क्लियर है क्या ये? सर इसमें सोर्स भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि रिलेटिव सोर्स, स्पीड ऑब्जर्व सोर्स ही तो कर। आ रहा है, ये वीएस ही तो आ रहा है। नहीं, ऊपर वाले वी अपेरेंट में। वी अपरेंट किसका है, ये लेमडा किसकी थी, साउंड की थी। साउंड की वेवलेंथ के लिए साउंड की स्पीड अपॉन साउंड की फ्रीक्वेंसी करेंगे ना, तो ये साउंड की अपरेंट स्पीड होना चाहिए ना। साउंड की अपरेंट स्पीड क्या होगी, जो देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में साउंड की स्पीड क्या होगी, v माइनस वी होगी। यस। ठीक है, साउंड की अपरेंट स्पीड क्या होगी, साउंड की वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। ठीक है, चलो। तो ये फाइनली फॉर्मूला लेमडा अपरेंट का वो नीचे जो आ गया वो याद रखना, v माइनस वी एस अपॉन एफ। इससे अपन अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल, अपरेंट वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो जो जो काम के सारे फॉर्मूले अपन ने सब देख लिए हैं, अब बचता है सिर्फ इनको अप्लाई करना। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस आपके पास है ही बीच इन बॉक्स से, तो करो, पहला दूसरा तीसरा सब लाइन से करो फटाफट। अभी अपने पास 10 मिनट क्लास का टाइम है, तो जितना क्वेश्चन हो जाए कर लेते हैं अपन। ठीक है, फटाफट करो, पहला दूसरा तीसरा सब ऑर्डर से करते जाओ। करो बिगिनर बॉक्स करो इसका।
बताइए। Yes, sir. तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। Yes, sir. An observer moves towards a stationary source of sound frequency n. The apparent frequency heard by him is 2n. The velocity of sound in air is 332 meter per second. Then the velocity of observer is. बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स स्टेशनरी दिया है और ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है। तो थोड़ा सा स्पेस बनाऊं पहले तो मैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते अपना। तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड द सोर्स, साउंड जाएगा इधर सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, और ये इधर जा रहा है, कितनी स्पीड से नहीं पता। फ्रीक्वेंसी n 2n सुनाई दे रही है, अपरेंट 2n है, एक्चुअल n थी। फॉर्मूला लगा देते, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दे रखा हमको, वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नेगेटिव लेना पड़ेगी मुझे, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नेगेटिव लेना पड़ेगी, साउंड के उल्टा है वो। ठीक है, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सोर्स तो चल ही नहीं रहा है, बस सॉल्व कर दो इसको। ये n से n कैंसिल हो गया, 332 उधर मल्टीप्लाई हो गया, 332 into 2 इज इक्वल टू 332 प्लस v। तो v कितना आ गया, सिंपली 332 होना चाहिए आंसर। सर हाँ। हमें साउंड की डायरेक्शन कहाँ गिवन है? अरे वो तो साउंड स्टेशनरी- किधर से किधर जाएगा, साउंड किससे प्रोड्यूस होगा, कौन प्रोड्यूस Source करता है से साउंड, सोर्स, और कौन सुन रहा है, ऑब्जर्वर सर। तो साउंड किधर से किधर जाना चाहिए, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ से। सिंपल। मैंने यहाँ भी बोला था साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर जाता है, हर जगह ही बोला है साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर जाता है, साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर जाता है, ये सोर्स से ऑब्जर्वर। ठीक है, चलिए आगे। सेकेंड, अ साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। एक साउंड का सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास में जा रहा है विद स्पीड 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। द रेशियो ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी टू रियल फ्रीक्वेंसी। अब एपरेंट और रियल फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ लिया है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एपरेंट पहले तो डायग्राम बनाना चाहिए हमेशा। तो साउंड सोर्स चल रहा है टुवर्ड द ऑब्जर्वर, सोर्स ये है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और साउंड भी इधर जा रहा होगा। सोर्स की स्पीड क्या दी है, 110 स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड भी तो 110 है। पहले तो डायग्राम बनाना चाहिए हमेशा क्वेश्चन का। उसके बाद अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो होती रियल फ्रीक्वेंसी इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो रेस्ट पर है। वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स भी साउंड की डायरेक्शन में चल रहा है, और आपको इनका रेशियो पूछा है तो अब आ जाएगा रेशियो, एफ अपरेंट अपॉन एफ, Yes, sir. है ना। क्या हो गया, v अपॉन v माइनस v/10, मतलब 9v/10, तो आ गया 10/9 आंसर। 10/9. सिंपल। Yes, sir. चलो Yes. अगला, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट अ गिवन टेम्परेचर इज 350 मीटर पर सेकेंड। इसी टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड 350 है। एन इंजन ब्लोस विसल एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1200 cps, cps मतलब साइकिल पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट है ये भी, एसी में पढ़ा था अपन ने साइकिल पर सेकेंड। इट इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। इंजन ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि इंजन ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे ही कुछ केस है। और साउंड की स्पीड 350 दिए और सोर्स की स्पीड क्या दिया अपन को, 50 मीटर पर सेकेंड, और साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या दिया अपन को, 1200 हर्ट्ज। एपरेंट फ्रीक्वेंसी इन सीपीएच हर्ड बाय ऑब्जर्वर, यही फॉर्मूला लगाना है एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सब डाटा रख दो, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 1200 है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 350 दी है, ऑब्जर्वर की स्पीड दी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 350 है और सोर्स की स्पीड ऑफ 50 दी है। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? Yes. चलो बहुत बढ़िया है ना। सर। तो अब देखो, हाँ बोलिए। सर अभी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है उसको 0 लेंगे। कुछ भी मेंशन ना हो तो कुछ कहा जाएगा ना, देखो हमेशा, मतलब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कुछ कहा जाएगा। अब ऑब्जर्वर के बारे में कुछ कहा ही नहीं, तो अपन ये अंडरस्टूड सी बात हो जाती है कि रेस्ट पर है। किसी की वेलोसिटी होगी तो दी जाएगी, नहीं होगी तो फिर वो 0 क्यों बोलेंगे, है ना? सर रेस्ट पर मानेंगे ना।
हाँ रेस्ट पे लिखा हो तो रेस्ट पे मानेंगे, नहीं दिया हो तो क्वेश्चन पढ़ के निकालेंगे अपन नतीजा कि भैया क्या सिचुएशन होना चाहिए। अब कुछ कहा ही नहीं, इंजन अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को, तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे मान लेना, ठीक है। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते। तो फोर्थ भी कर लो यार, अब फोर्थ भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लीजिए। डन, वेरी गुड देवेश। चलो मैं पढ़ता हूँ। An observer standing at station observes frequency of 219 hertz when 10 approaches and 184 hertz when train goes away. If that velocity of sound दिए तो velocity of train और actual frequency पूछिए। तो अब देखो दो केस है, ट्रेन आ रही है और ट्रेन जा रही है। आते समय की फ्रीक्वेंसी दी है, जाते समय की फ्रीक्वेंसी दी है, और कुछ कुछ चीजें पूछ ली है। ठीक है, तो एक बार सोर्स तुम्हारी तरफ आ रहा है और एक बार सोर्स तुमसे दूर जा रहा है। ये रहा सोर्स और तुम खड़े हुए हो यहाँ। ठीक है, एक बार सोर्स तुम्हारी तरफ आ रहा है और एक बार सोर्स तुमसे दूर जा रहा है। तो आएगा जब, तब फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, एफ डैश इक्वल टू f1 बोल देते चलो उसको, इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, जीरो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स की वेलोसिटी मान लो vs है, और इस समय क्या होगी f2। इससे फर्क क्या आएगा बताओ, यहाँ मुझे माइनस में डालना पड़ेगा सोर्स की वेलोसिटी जब सोर्स इधर जाएगा तो। सही है। Yes, अब sir. दोनों क्वेश्चन में ये दोनों फ्रीक्वेंसी दी है, रेशो ले लो, f1 बाय f2 लोगे तो देखो रेशो लोगे तो v प्लस vs अपॉन v माइनस vs आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है तो vs आ जाएगा, और vs की वैल्यू यहाँ रख देना तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगी। ठीक है, ये आया। चलो फिफ्थ नंबर भी करो, फिफ्थ नंबर भी करो। फिफ्थ भी एक स्पेशल, फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है कि मतलब कोई साउंड का कोई कार वार है, कुछ है जिसने हॉर्न ब्लो करा, तो हॉर्न की आवाज गई दीवार से रिफ्लेक्ट हो क्या, रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं। करो 5वां नंबर, वो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देवेश का ये भी डन लिखा आ गया। अच्छा ये पूरा पहले का लिखा हुआ। चलो फिफ्थ, a driver of a car traveling at a speed of 30 meter per second towards a hill sound a horn of frequency 600 hertz। क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है इसलिए। कोई कार है तो चल रही है टुवर्ड्स अ हिल, तो यहाँ पे हिल है। ठीक है, ड्राइवर किस स्पीड से चल रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी ऑफ फोर्स फील्ड, और वो हॉर्न चला रहा है तो उसके पास एक हॉर्न है, हॉर्न से साउंड बन रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी का बन रहा है, 600 हर्ट्ज का। ठीक है, और साउंड कितनी स्पीड से चलेगा, साउंड की स्पीड दी है क्या, 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड इज हर्ड बाय ड्राइवर। तो अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, कार के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक है, उस ड्राइवर को साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, ये साउंड जाएगा, टकराएगा, टकरा कर वापस आएगा, ये साउंड वेव गई और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आएगी। जब गई तब फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज थी, लेकिन यहां हिल को किस फ्रीक्वेंसी से साउंड सुनाई देगा वो निकालना पड़ेगा। हिल को जो साउंड सुनाई देगा वो निकालना पड़ेगा। एफ एपरेंट फॉर हिल, देखो हिल जो है वो एक ऑब्जर्वर हो गई, अब तो वो रेस्ट पर है, हिल तो कोई मूव करेगी भी नहीं, रेस्ट पर ही है, वो रेस्ट पर ऑब्जर्वर है, और सोर्स जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो जो सोर्स फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा वो एग्जैक्ट सुनाई नहीं देगी हिल को, हिल को अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी।
तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी पहले निकालना पड़ेगी। वो कैसे निकालते हैं अपन? रियल फ्रीक्वेंसी इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो रेस्ट पर है, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और सोर्स भी साउंड की डायरेक्शन में चल रहा है 30 से। तो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो हिल को सुनाई देगी वो निकाला। तो हिल क्या सुन रही है? 330 अपॉन 300, तो डिवाइड कर लो, ये 33/30, 3 से डिवाइड करोगे तो 11/10 इंटू 600। ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है हिल को। हिल जो फ्रीक्वेंसी सुनेगी वही रिफ्लेक्ट करेगी, जो फ्रीक्वेंसी सुनेगी वही रिफ्लेक्ट करेगी। तो हिल जो रिफ्लेक्ट करेगी फ्रीक्वेंसी वो 600 हर्ट्ज नहीं होगी, वो ये होगी, वो होगी 11/10 इंटू 600 हर्ट्ज। ये बात समझ में आई? हिल ने जो फ्रीक्वेंसी सुनी वही रिफ्लेक्ट करी, तो हिल अब रिफ्लेक्टेड साउंड ये फ्रीक्वेंसी का बनाएगी। ये बात समझ में आई क्या? जल्दी बताइए, ये आया है कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, चलो। तो हिल ने जो साउंड सुना वही रिफ्लेक्ट करा। अब हिल साउंड का प्रोड्यूसर हो गया है, हिल से साउंड वेव चल रही है, हिल से स्टार्ट हो रही है साउंड वेव, तो हिल साउंड का प्रोड्यूसर हो गया है। किस फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? वो इस फ्रीक्वेंसी का। और ये साउंड अब कौन सुनेगा? ये अपना ड्राइवर। ड्राइवर अब ऑब्जर्वर हो गया है, ड्राइवर अब ऑब्जर्वर है। तो ड्राइवर अब ऑब्जर्वर है, वो क्या साउंड सुनेगा वो निकालते हैं। एफ अपरेंट फॉर ड्राइवर वो आएगा साउंड की स्पीड का, किस फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस हुआ था, तो ये फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस हुआ था 11/10 इंटू 600। ये साउंड की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो हिल ने भेजी, ये हिल ने साउंड भेजा है ना। फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर कौन है? ये ड्राइवर। ये चल रहा है क्या? हाँ। कितनी स्पीड से चल रहा है? 30 की स्पीड से चल रहा है। किस डायरेक्शन में चल रहा है? साउंड इधर है, उसका उल्टा चल रहा है, तो इसको -30 लेना चाहिए। -30 क्यों लिया? फिर से सुन लो। साउंड ट्रेवल करेगा हिल से यहाँ तक, तो ड्राइवर अब सुनने वाला है, तो ड्राइवर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इधर है 30, साउंड के उल्टा है, साउंड के उल्टा ऑब्जर्वर की वेलोसिटी डाली मैंने, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सोर्स कौन है आपकी बार? हिल। अब ये साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा था? हिल। हिल रेस्ट पर है, तो 0। ये बात समझ में आई? क्या करा मैंने, समझ में आया? यस वेरी गुड। सर। बस, तो अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना है, अब वो आपके हवाले है ना। तो आप कर लेना कैलकुलेशन, जोड़ घटाओ गुणा भाग, ठीक है। और मुझे लगता है इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया है मैंने। आपको क्लियर है क्या ये? यस सर। यस सर। तो ये Yes. ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, ये हिल से साउंड टकरा के रिफ्लेक्ट होना, ये बहुत आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं वो कि जो साउंड वापस आया, वो जो साउंड हॉर्न से डायरेक्ट भी तो आएगा कुछ, इनमें बीट्स बन जाएगी, तो उस बीट की फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं। तो जो साउंड ड्राइवर ने सुना अपरेंट फ्रीक्वेंसी वाला, ये जो हिल से रिफ्लेक्ट होकर आया वो, प्लस जो साउंड हॉर्न से भी आया, इन दोनों से बीट भी बनेगी। हॉर्न से 600 हर्ट्ज का साउंड ये सुनेगा, अपने ही सोर्स से अपना साउंड तो वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, उसको 600 हर्ट्ज सुनाई देगी, और ये जो आएगा इनका बीट फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं। तो डिफरेंस से बीट फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं कोई पूछे तो, ठीक है। चलो, तो ये कैसे करना था ये अपन ने समझा। अब आप इसको देखिए अच्छे से, कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। और आप सारे रेस बिगिन बॉक्स सब करिए, अपना साउंड वेव भी कंप्लीट। इज दैट क्लियर? सर हाँ बताओ। सर बीट्स के लिए हम इनकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेंगे या जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका डिफरेंस लेंगे? फिर से सुनो, बीट्स का मतलब क्या होता है? जो दो वेव ड्राइवर को सुनाई देगी उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। ड्राइवर एक तो डायरेक्ट वेव भी सुन सकता है 600 हर्ट्ज की, भैया हॉर्न की आवाज हमको भी तो आती है, अपन कार में बैठे रहो, यस सर। है ना, तो हमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी भी आती है, और जो हिल से रिफ्लेक्ट साउंड आ रहा है वो भी आएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी और जो डायरेक्ट आई, इनका डिफरेंस बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। यस सर। चलिए, तो मुझे पता है कि शायद आपका वहां इलास्टिसिटी और कुछ कुछ पोर्शन चल रहा है, विवेक सर करा रहे हैं, am I right? यस सर।